वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर है 154। ठीक है, तो 154 पर देखिए, साच तत्पदजन्य पदार्थ ज्ञान रूप कार्यानुमेया। ठीक, तो बात क्या चल रही है? तो शक्ति का निरूपण चल रहा है। दो प्रकार के पदार्थ बताए थे, शक्य और लक्ष्य। तो शक्ति वृत्ति के द्वारा जाना जाने वाला जो पदार्थ है उसको कहते शक्यार्थ, और लक्षणावृत्ति से जिस पदार्थ का ज्ञान होता है वो हो गया लक्ष्यार्थ। तो अब शक्य और लक्ष्यार्थ को बताने के लिए, उस शक्यार्थ को बताने के लिए शक्ति का निरूपण करना आवश्यक है। इसलिए शक्ति का निरूपण किया, व्याख्यान किया कि क्या पदानाम अर्थेषु मुख्यावृत्ति शक्ति, ये बात बताई थी। और वह शक्ति है क्या, कौन पदार्थ रूप है? तो बताया ये स्वयं स्वतंत्र पदार्थ है, पदार्थांतर है। क्यों? उसके लिए हेतु भी बताया। अब और उस शक्ति के बारे में कह रहे हैं इस पंक्ति में, साच। ठीक है, कारण में रहने वाली जो शक्ति है, तो पदनिष्ठ भी शक्ति है, पद में रहती है शक्ति। हर एक कारण में रहती है एक शक्ति, अपने अपने कार्य को उत्पन्न करने का सामर्थ्य हर एक कारण में होता है। उस प्रकार अर्थबोध कराने के लिए शक्ति पद में भी होती है। तो साच, ये पंक्ति आ रही है, तो साच इसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, उसके अवतरणी का समझकर लिखिए। ननु एवं कारणनिष्ठ शक्ति सिद्धौ अपि, कारणनिष्ठ शक्ति सिद्धौ अपि पदनिष्ठा शक्ति ही, पदनिष्ठा शक्ति ही न एव सिद्धा, न एव सिद्धा अर्धविराम प्रमाणाभावात्, प्रमाणाभावात् अर्धविराम का एव कथा, का एव कथा तद अतिरिक्तत्वस्य, तद अतिरिक्तत्वस्य इति अतः आह, इति अतः आह साच इति। साच इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ समझ लेंगे। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि एवं कारणनिष्ठ शक्ति सिद्धो अपि, हरेक कारण में अपना अपना कार्य उत्पन्न करने की शक्ति रहती है। यह बात ठीक है, इसको तो हम मानते हैं। तो भी क्या, एवं कारणनिष्ठ शक्ति सिद्धौ अपि पदनिष्ठा शक्ति, पद में भी शक्ति रहती है, ये सिद्ध ही नहीं हुआ। तो पहले पद में शक्ति है, इस बात की सिद्धि हो, तब जाकर फिर बोल सकते वो शक्ति स्वतंत्र है, क्या किसी पदार्थ के अंतर्गत है। किंतु पद में शक्ति ही सिद्धि नहीं हुई, तो पदार्थांतर है, इस बात की सिद्धि करना तो बहुत दूर की बात हुई। ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी। क्या कि ननु एवं कारणनिष्ठ शक्ति सिद्धौ, कारण में शक्ति रहती, इस बात की सिद्धि होने पर भी पदनिष्ठा शक्ति न एव सिद्धा, पद में शक्ति है तो सिद्ध ही नहीं है। क्यों? प्रमाण नहीं इसके लिए पद में शक्ति है करके। तो अलग से पद में शक्ति कोई धर्म सिद्ध हो तब कह सकते पदार्थ अन्य है करके। तो पद में ही शक्ति सिद्धि नहीं है प्रमाण का अभाव होने से, तो काएव कथा तद अतिरिक्त तत्व से, वो अतिरिक्त शक्ति है, ये कहना तो बहुत दूर की बात हुई।
ऐसा कह रहा है। तब सिद्धांती उत्तर दे रहे इस पंक्ति से कि वो पद में रहने वाली शक्ति के लिए कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा मत बोलो। प्रमाण है। कौन? अनुमान। तो अनुमान प्रमाण के द्वारा सिद्ध होती है पद में शक्ति। तो कौन अनुमान कैसा बनेगा वो आगे आ रहा है। तो पंक्ति देखिए, साच सा मतलब सा का अर्थ लिखिए पदनिष्ठा शक्ति। सा मतलब पदनिष्ठा शक्ति। अब देखिए मूल में, साच तत्पदजन्य पदार्थ ज्ञान रूप कार्यानुमेय। सा पद में रहने वाली शक्ति कैसी भाई? तत्त पदजन्य, उस पद से जन्य जो पदार्थ का ज्ञान, पद ज्ञान हुआ तो पदार्थ का ज्ञान होता है, पदार्थ की उपस्थित होती है। तो पदार्थ ज्ञान रूप जो कार्य, तो पदार्थ का ज्ञान हुआ कार्य, और उस पदार्थ ज्ञान रूप पदार्थ ज्ञानात्मक कार्य के लिए कारण कौन? उस पद में रहने वाली शक्ति। तो तत्त पदजन्य पदार्थ ज्ञान रूप कार्यानुमेय, उस कार्य से अनुमेय है, अनुमिति का विषय है। कौन? शक्ति। ये कह रहे हैं। तो ये जो पद आया है तत्त पदजन्य इत्यादि, उसका विग्रह और उसके साथ साथ अनुमान भी लिखाएंगे। तो लिखते हैं तत्त पदजन्यम, तत्त पदजन्यम यत् पदार्थ ज्ञानम, यत् पदार्थ ज्ञानम तद्रूपम यत् कार्यम, तद्रूपम यत् कार्यम तेन अनुमेया इति विग्रह, तेन अनुमेया इति विग्रह। पूर्ण विराम। अनुमानम तु, अनुमानम तु पदार्थ ज्ञानम, पदार्थ ज्ञानम। आगे स्वकारण निष्ठ, स्वकारण निष्ठ स्वानुकूल अतीन्द्रिय, स्वानुकूल अतीन्द्रिय धर्मपूर्वकम, अतीन्द्रिय धर्मपूर्वकम कार्यत्वात्, कार्यत्वात् दाहवत्, दाहवत्। यह अनुमान हुआ। अर्थ देखिए, तत्त पदजन्यम यत् पदार्थ ज्ञानम, मूल पंक्ति का विग्रह, उस पद से जन्य जो पदार्थ का ज्ञान, तद्रूपम यत् कार्यम, वो ज्ञान रूप जो कार्य है, ज्ञान ही कार्य, ज्ञान होना, तेन उस कार्य से अनुमेया इति विग्रह, उससे अनुमेय है वो शक्ति। कैसे? अनुमान का क्या आकार हो सकता है? तो वो दिया यहां पर पदार्थ ज्ञानम, ये पक्ष हुआ। ठीक है ना? कैसा है वो पदार्थ ज्ञान? स्वकारण निष्ठ स्वानुकूल अतीन्द्रिय धर्मपूर्वकम, धर्मपूर्वकत्व ये हुआ साध्य, और हेतु है कार्यत्व। उदाहरण दिया दाहवत। जैसे अग्नि में शक्ति है, दाहकत्व शक्ति, दाह हो रहा है तो दाह ये कार्य है, और उस दाह कराने की शक्ति है किसमें? अग्नि में। अब कार्य से कारण का अनुमान होता है। तो जैसे कार्यत्व धर्म है दाह में, तो दाह में जो कार्यत्व धर्म है, यत्र यत्र कार्यत्व हेतु, कार्यत्व हेतु है, दाह में कार्यत्व है, तो उस कार्यत्व में, उस दाह में साध्य भी है।
क्या साध्य भाई? स्व कारण निष्ठ। तो यहां पर उदाहरण में, दृष्टांत में स्व से लेंगे कार्य। तो कौन कार्य? स्व दाह। तो स्व कारण, दाह का कारण कौन? अग्नि। उस अग्निनिष्ठ, स्व कारण निष्ठ। और स्वानुकूल, स्व दाह, उसके लिए अनुकूल है वो शक्ति। कैसी है वो? अतीन्द्रिय है। तो स्वानुकूल अतीन्द्रिय ऐसा कोई धर्म, कारण में रहने वाला धर्म, तो धर्म है उस अग्नि में, कुछ तो धर्म है, उसलिए दाह हो रहा है। तो अग्नि में रहने वाला जो धर्म है जिससे कि दाह होता है, तो उस धर्म की अनुमिति हुई। और वो धर्म ही कौन है? सामर्थ्य अर्थात शक्ति। इस सिद्धि हुई। उसी प्रकार इधर घटाएंगे सिद्धांत में, पक्ष है पदार्थ का ज्ञान, कार्य है वो। तो स्व शब्द से पकड़ी उसी को, स्व पदार्थ ज्ञान, स्व कारण पदार्थ ज्ञान का कारण जो पद, उस पदनिष्ठ, पद में रहने वाला कोई धर्म है कि जिससे पदार्थ का ज्ञान हो रहा है। तो उस पद में रहने वाला पदनिष्ठ कैसा? पुनः वो कैसा? स्वानुकूल अतीन्द्रिय, स्व पद ज्ञान, पदार्थ पदार्थ ज्ञान, स्व पदार्थ ज्ञान, स्वानुकूल पदार्थ ज्ञान के लिए अनुकूल, ऐसा अतीन्द्रिय धर्म रह रहा है पद में। तो वो जो धर्म है वही शक्ति है। तो पद में शक्ति की सिद्धि हो गई। ठीक है ना? ये कहना। तो पदार्थ ज्ञानम स्व कारण निष्ठ स्वानुकूल अतीन्द्रिय धर्म पूर्वकम कार्यत्वात् दाहवत, कार्यानुमेय। लग गया अर्थ जी? तो चलिए मूल की पंक्ति में, सा च तत्तत्पदजन्य पदार्थ ज्ञान रूप कार्यानुमेय। आगे अत शक्ति का निरूपण हुआ। फिर अब विचार चल रहा था मुख्य पदार्थ द्वय का, है कि नहीं? तो कौन? शक्य और लक्ष्य, ये दो पदार्थ बताए थे। क्योंकि असक्ति का लक्षण कर रहे थे उस समय जो बात आई थी कि अव्यवधानेन पदजन्य पदार्थोपस्थिति, पद से जन्य जो पद के अर्थ की उपस्थिति, वही है असक्ति। वो पद के अर्थ कितने प्रकार के? दो, शक्यार्थ, लक्ष्यार्थ। ये बात आई, तब वो बताना शुरू किया शक्य क्या है, लक्ष्य क्या है। फिर उस शक्य को बताने के लिए शक्ति को बताना पड़ा। तो शक्ति का निरूपण हुआ, साच तत्पदजन्य पदार्थ ज्ञान रूप कार्यानुमेय। और ऐसी जो शक्ति, उस शक्ति का जो विषय, उसको कहते शक्य, शक्यार्थ, उसको वाच्यार्थ भी कहते हैं। तो वही कह रहे आगे, तादृश शक्ति विषयत्वम शक्यत्वम। लग गया जी? तादृश, उस प्रकार की जो शक्ति, जिसका शक्ति का लक्षण किया है, कल भी 2-3 लक्षण लिख के दिए थे ना, कार्य जननानुकूलम, कारण निष्ठ सामर्थ्यम इत्यादि, है कि नहीं? 2-3 लक्षण लिख के दिए थे। ऐसी जो शक्ति, तादृश शक्ति, जिसकी सिद्धि अनुमान से होती है, ऐसी शक्ति, और ऐसी शक्ति का जो विषय वो हो गया क्या? शक्यार्थ। तो वही दे रहे, तादृश शक्ति विषयत्वम शक्यत्वम। तादृश शक्ति विषयत्व मतलब क्या? शक्तिजन्य बोध विषयत्वम। शक्तिजन्य, शक्ति विषयत्वम का अर्थ लिखिए शक्तिजन्य बोध विषयत्वम। शक्तिजन्य बोध विषयत्वम, शक्ति से जन्य जो बोध है उस बोध का विषय, शक्तिजन्य बोध विषयत्वम। लग गया जी? शक्तिजन्य बोध विषयत्वम होगा इतना, शक्यत्वम इत्यर्थ। तादृश शक्ति विषयत्वम शक्यत्वम, लग गया इतना। आगे चलिए, तच्च जाते हैं एव न व्यक्ते है। आगे की पंक्ति, तच्च, तत् क्या? तत्का अर्थ लिखिए शक्यत्वम। तच्च शक्यत्व, तत् मतलब शक्यत्व हो गया। चलिए, तच्च जाते हैं एव मतलब शक्यार्थ कौन है? जाति ही है। कहने का तात्पर्य ये लोग पद की शक्ति जाति में मानने वाले हैं।
वेदांत में, वेदांत परिभाषाकार के अनुसार क्या पद की शक्ति किसमें है? जाति में है। जैसे घट पद की शक्ति केवल घटत्व में है, घट व्यक्ति में नहीं। पट पद की शक्ति पटत्व जाति में है, पट व्यक्ति में नहीं, ऐसा कहना। देखिए भाई, तच्च जाते है एव, जाते एव मतलब कौन सी जाति? उदाहरण तो जाते एव का अर्थ लिखिए गोत्वादि सामान्यस्य एव, गोत्वादि सामान्यस्य एव, सामान्य कहते जाति को। हो गया? चलो भाई, तच्च जाते एव न व्यक्ते है। अब देखिए, इनके कहने के अनुसार शक्ति केवल जाति में है, व्यक्ति में नहीं, और जाति विशिष्ट व्यक्ति में भी नहीं, क्योंकि जाति सहित व्यक्ति में मानेंगे तो व्यक्ति में भी शक्ति आ जाएगी, किंतु व्यक्ति में शक्ति नहीं है, शक्ति केवल जाति में ही है, ऐसा इनका कहना। तच्च जाते है एव न व्यक्ते है, लगा अर्थ जी? आगे, क्यों व्यक्ति में शक्ति मानते नहीं आप लोग? ऐसा प्रश्न कोई करेगा तो उत्तर दे रहे, व्यक्ति नाम आनंतेन गुरुत्वात्। ठीक है, व्यक्ति कितने हैं? अनंत है, और जाति कितनी होती है? एक। जैसे सभी घटों में रहने वाली घटत्व जाति एक ही है, वर्तमान काल के कहीं पर भी घट हो, उसी प्रकार भूतकाल के भविष्य काल के सभी घटों में, सभी जगह के घटों में रहने वाली घटत्व जाति एक ही है। उस प्रकार व्यक्ति एक नहीं है। जैसे घट व्यक्ति, घट व्यक्ति मतलब मनुष्य नहीं, घट व्यक्ति मतलब घटात्मक व्यक्ति, घट ही व्यक्ति, अर्थात घटरूप पदार्थ अनंत है, किंतु सभी घटों में रहने वाली जाति तो एक है, ये कहना। तो कह रहे व्यक्ति नाम अनंतेन गुरुत्वात्। यदि समझ लीजिए क्या, तो पदों का शक्यार्थ जाति के साथ साथ व्यक्ति भी मानेंगे, व्यक्ति में भी शक्ति मानेंगे, तो क्या होगा? गुरुत्वात्, गुरुत्व आएगा। इसलिए लाघव बल से जाति में ही शक्ति मान रहे हैं। मिल गया पंक्ति? ये जो पंक्ति है ये व्यक्ति नाम आनंतेन, तो व्यक्ति नाम के पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखिए, व्यक्ते है अशक्यत्वे हेतुम आह। व्यक्ते है अशक्यत्वे हेतुम आह, व्यक्ति नाम इति। व्यक्ते अशक्यत्वे, व्यक्ति शक्य नहीं है, अशक्य है। पदों का शक्यार्थ केवल जाति है, व्यक्ति नहीं। क्यों? उसका कारण दे रहे हैं। व्यक्ति नाम अनंतेन गुरुत्वात्, गौरव दोष आएगा। कैसा आएगा वो? उस गुरुत्वा के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, व्यक्तिषु शक्ति स्वीकारे व्यक्तिषु शक्ति स्वीकारे व्यक्तीनाम अनंत्यात्, व्यक्तीनाम अनंत्यात् शक्तीनाम अनंत्यम भवति, शक्तीनाम अनंत्यम भविष्यति। पूर्ण विराम। तथा च अनंत शक्ति कल्पनायाम, तथा च अनंत शक्ति कल्पनायाम अतीत अनागत सकल व्यक्तिषु
अतीत अनागत सकल व्यक्तिषु शक्ति ज्ञान असंभवेन शक्ति ज्ञान असंभवेन शाब्द बोध अभाव प्रसंगात शाब्द बोधाभाव प्रसंगात व्यक्तौ शक्ति न स्वीकारणीया व्यक्तौ शक्ति न स्वीकरणीया न स्वीकरणीया इति भावः। ठीक, देखो भाई अर्थ, व्यक्तिषु शक्ति स्वीकारे, व्यक्तियों में यदि शक्ति मानते हैं तो व्यक्ति नाम अनंत्यम, व्यक्ति अनंत होने से शक्ति नाम अनंत्यम भविष्यति, शक्ति भी अनंत माननी पड़ेगी, तो गौरव दोष होगा। ठीक है, इस घट में उस घट में उस घट में घटपट की शक्ति अनंत होगा। तो और दूसरी बात, अनंत शक्ति कल्पनायाम अनंत शक्ति मानेंगे तो होगा क्या, तो अतीत अनागत सकल व्यक्तिषु शक्ति ज्ञान असंभवेन, एक पुरुष को एक काल में घटपद का उच्चारण सुना किसी से, तो इतने घट है, इतने घटों में उसको शक्ति ज्ञान हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत भूतकाल की घटना नष्ट हो गए हैं, कुछ भविष्य काल के उत्पन्न हुए ही नहीं है, और वर्तमान काल के भी बहुत सारे हैं जगह जगह, तो सभी का ज्ञान होगा क्या, नहीं होगा। तब तो शाब्दबोध ही नहीं होगा, शाब्दबोध का असंभव होने लगेगा। अतः व्यक्ति में शक्ति मानते नहीं, ये कहना। तथा च अनंत शक्ति कल्पनायाम, अनंत शक्ति की कल्पना करते हैं तो अतीत अनागत सकल व्यक्तिषु, सभी व्यक्तियों में शक्ति ज्ञान असंभवेन, शक्ति का ज्ञान नहीं हो सकता है, असंभव होने से शाब्द बोध अभाव प्रसंगात, शाब्द बोध ही नहीं होगा, ये भी आपत्ति आएगी। इसलिए व्यक्तौ शक्ति न स्वीकरणीया, व्यक्ति में शक्ति हम मानते ही नहीं है, केवल एक जाति एक होती है, अतः उस जाति में उन पदों की शक्ति होती है। जैसे गौ पद की शक्ति गोत्व जाति में, गो व्यक्ति में नहीं, घट पद की शक्ति घटत्व जाति में, घट व्यक्ति में नहीं, पट पद की शक्ति पटत्व जाति में, पट व्यक्ति में नहीं, ऐसा कह रहे हैं। तो व्यक्ति नाम अनंतेन गुरुत्वात्। अब इस मत पर भी आपत्ति आएगी, आक्षेप आएगा, यदि आप व्यक्ति में शक्ति नहीं मानोगे तो पद से व्यक्ति का बोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने व्यक्ति में शक्ति मानी ही नहीं है, केवल जाति में शक्ति मानी है। जैसे किसी ने कह दिया घटमानय, तो सुनने वाले ने घट पद का शक्यार्थ जो घटत्व जाति, उसको ही केवल लाना चाहिए, घट व्यक्ति को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि घट पद की शक्ति आपने किस में मानी, घटत्व जाति में मानी, किसमें नहीं मानी, व्यक्ति में नहीं मानी। यह आक्षेप आपत्ति आएगी, तो उसका भी उत्तर देना है। तो उत्तर देने के पहले आक्षेप आ रहा है, देखिए कथम तर्री, मिला पंक्ति, तो कथम के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, ननु व्यक्ते हैं अशक्यत्वे ननु व्यक्ते हैं अशक्यत्वे गवादिपदात् गवादि व्यक्ते उपस्थिति गवादि व्यक्ते उपस्थिति न स्यात्। गवादि व्यक्ते उपस्थिति न स्यात्, अर्धविराम। शक्यस्य एव शब्दोपस्थाप्यत्व नियमात्,
शब्दोपस्थाप्यत्व नियमात्, शब्दोपस्थाप्यत्व नियमात् इति आशंकते। कथम इति, इति आशंकते कथम इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। ननु व्यक्ति है अशक्यत्वे, मतलब व्यक्ति यदि शक्य नहीं है, जाति ही शक्य है। शक्यार्थ केवल कौन लिया? जाति। व्यक्ति को नहीं लिया। यदि व्यक्ति है अशक्यत्वे तो गवादि पदार्थ, गौ इत्यादि पद से गवादि व्यक्ति उपस्थिति न स्यात्। गौ ये पद सुना तो गौ व्यक्ति की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गौ व्यक्ति में आपने मानी ही नहीं कौन? शक्ति। किसमें मानी? जाति में। तो उपस्थिति केवल किसकी होनी चाहिए? जाति की। ये कह रहा है पूर्व पक्षी। ननु व्यक्ते अशक्यत्वे गवादि पदार्थ गवादि व्यक्ते है उपस्थिति ही न स्यात्। क्यों? शक्यस्य एव शब्दोपस्थाप्यत्व नियमा, क्योंकि शब्दों के द्वारा उपस्थापित वही होता है जो शक्य अर्थ रहता है। तो गौ पद का शक्य अर्थ गोत्व जाति है, तो गोत्व जाति की उपस्थिति होनी चाहिए, गो व्यक्ति की नहीं। ये नियम ये कह रहे हैं पूर्व पक्षी। शक्य से व शब्दोपस्थाप्यत्व नियमात् इति आशंकते, ऐसी शंका कर रहा है कथम इत्यादि से। तो चलिए, कथम तर्हि गवादि पदार्थ व्यक्ति भानम, वहां पर छपा है मानम, तो उस पर उसको करिए भानम। भान मतलब प्रतीति। तो यह अक्षर ग्रंथ आ रहा है कथम से लेकर चेत तक, पूर्व पक्षी का ग्रंथ है। कथम तर्हि मिला। कथम, कथम का अर्थ लिखिए कस्मात् कारणात्। कथम का मतलब है कस्मात् कारणात्। ठीक है, तो देखो भाई, तर्हि, तर्हि शब्द का अर्थ लिखिए व्यक्ते है अशक्यत्वे। व्यक्ते है अशक्यत्वे। ठीक, देखो भाई, कथम तर्हि गवादि पदार्थ, गौ इत्यादि पद से व्यक्ति भानम, व्यक्ति का भान होगा। इति चेत, व्यक्ति का भान नहीं होना चाहिए ना, तब तो शक्ति व्यक्ति में मानी नहीं है। इति चेत, तो उत्तर दे रहे हैं जाते व्यक्ति समान संवित संवेद्यत्वात् इति ब्रूम। तो उत्तर दिया। तो क्या कह रहे देखिए, जाते हैं व्यक्ति समान संवित संवेद्यत्वात्, जाते हैं संवेद्यत्वात्। संवेद्यत्वात् का अर्थ लिखिए विषयत्वात्। संवेद्यत्वात् मतलब विषयत्वात्। ठीक है, ध्यान दीजिए भाई। तो जाति कैसी है? विषय है, ज्ञान का विषय बन रही है। जैसे पद से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ उस ज्ञान का विषय जाति है, किंतु जाति एक अकेली नहीं ज्ञान का विषय बनेगी। क्यों? कैसी? फिर व्यक्ति समान संवित का, संवित कहते ज्ञान, व्यक्ति समान संवित, ऐसा जो संवित मतलब ज्ञान, उस ज्ञान का विषय है कौन? जाति। तो ये जो पद आया कौन सा? व्यक्ति समान संवित, उसके लिए पर्यायवाची शब्द लिखिए। व्यक्ति समान संवित मतलब तुल्य वित्ति, तुल्य वित्ति वेद्यत्वात्, तुल्य वित्ति वेद्यत्वात् जाति व्यक्ति है। जाति व्यक्ति मतलब क्या? समान शब्द का अर्थ होता है तुल्य, वित्ति मतलब ज्ञान, संवित का अर्थ है ज्ञान। तो मूल में जो आया है ना समान संवित, तो समान संवित मतलब तुल्य वित्ति, तुल्य ज्ञान, वेद्यत्व मतलब विषय, संवेद्यत्व। तो
समान तुल्य वित्ति का वेद्य है, समान ज्ञान का विषय है। कौन? जाति और व्यक्ति। तात्पर्य क्या कि जिस समय जाति का ज्ञान होना है उस समय केवल अकेली जाति का ज्ञान नहीं होता, व्यक्ति सहित जाति का ज्ञान होता है। क्योंकि जाति कभी व्यक्ति को छोड़कर रहती ही नहीं है और व्यक्ति जाति को छोड़कर रहता नहीं है। अतः जिस समय जाति का ज्ञान हो रहा है उस समय व्यक्ति का भी ज्ञान हो रहा है। अतः पदों की शक्ति केवल जाति में होने पर भी जाति का ज्ञान होते समय केवल जाति का नहीं होता है, व्यक्ति के साथ जाति का ज्ञान होता है। भले पदों के शक्यार्थ व्यक्ति नहीं है तो भी समान ज्ञान के वो दोनों विषय बनते हैं। अर्थात व्यक्ति को छोड़कर केवल जाति का ज्ञान होता ही नहीं है। ठीक है ना? ये कहना देखिए भाई, जाते हैं व्यक्ति समान संवित वेद्यत्वात् इति ब्रूमः। लग गई पंक्ति? इस पंक्ति के ऊपर थोड़ा लिखते हम लोग। यदा जाते हैं ज्ञानम, यदा जाते हैं ज्ञानम अर्धविराम तदा व्यक्ते है अपि, तदा व्यक्ते है अपि पूर्ण विराम न ही व्यक्तिं विहाय, न ही व्यक्तिं विहाय केवलायाः जाते हैं ज्ञानम, केवलायाः जाते हैं ज्ञानम दृष्टचरम, दृष्टचरम अनुभवचरम वा, दृष्टचरम अनुभवचरम वा पूर्ण विराम तच्च जाति ज्ञानम, तच्च जाति ज्ञानम व्यक्ति ज्ञानात् न भिद्यते, व्यक्ति ज्ञानात् न भिद्यते पूर्ण विराम न ही जाति विषयकम ज्ञानम, जाति विषयकम ज्ञानम अन्यत् उदेति, अन्यत् उदेति अन्यच्च व्यक्ति विषयकम ज्ञानम, अन्यच्च व्यक्ति विषयकम ज्ञानम पूर्ण विराम जाति विषयक ज्ञानेन एव, जाति विषयक ज्ञानेन एव व्यक्ते विषय भानात्, व्यक्ते विषय भावात्, ऐसा कीजिए, व्यक्ते विषय भावात् पूर्ण विराम प्रत्यक्ष दृष्टः अपि अयं न्यायः, प्रत्यक्ष दृष्टः अपि अयं न्यायः शब्दे अपि अनुवर्तते, शब्दे अपि अनुवर्तते पूर्ण विराम तथा च जाति भाषक सामग्र्या, जाति भाषक सामग्र्या एव, जाति भाषक सामग्र्या एव व्यक्ति भान संभवे,
व्यक्तिभान संभवे न अन्या व्यक्तिभाषक सामग्री कल्पनीया, न अन्या व्यक्तिभाषक सामग्री कल्पनीया, पूर्ण विराम। अतः व्यक्तौ शक्त्याभावे अपि, व्यक्तौ शक्ति अभावे अपि जाति शक्ति ज्ञान जन्येन, जाति शक्ति ज्ञान जन्येन, जाति ज्ञानेन, जाति ज्ञानेन यदा जाते विषय भाव, यदा जाते विषय भाव तदा व्यक्ते अपि, तदा व्यक्ते अपि इति व्यक्तौ शक्ति कल्पना व्यर्था, इति व्यक्तौ शक्ति कल्पना व्यर्था इति। ठीक है जी, चलो भाई अर्थ समझ लेते हैं। तो यदा जाते ज्ञानम तदा व्यक्ति अपि, जिस समय जाति का ज्ञान होता है उस समय व्यक्ति का भी होता है। कैसे? तो आगे बता रहे, नहीं व्यक्तिम विहाय केवल आया जाते ज्ञानम दुष्टचरम, व्यक्ति को छोड़कर केवल जाति का ज्ञान न दुष्टचरम, कहीं देखा नहीं जाता, न अनुभवचरम, कहीं अनुभव में भी नहीं आता है। व्यक्ति को छोड़कर केवल जाति का ज्ञान ऐसा कहीं नहीं होता है। जब भी जाति का ज्ञान होगा तब व्यक्ति के ज्ञान के साथ ही होता है, ये कहना ठीक है ना। व्यक्ति को छोड़कर केवल जाति का ज्ञान नहीं। तच्च जाति ज्ञानम व्यक्ति ज्ञानात् न विद्यते, इसलिए जाति का ज्ञान व्यक्ति ज्ञान से भिन्न नहीं है। नहीं जाति विषय का ज्ञानम अन्य तो देती, जाति विषय ज्ञान अन्य हो रहा है, अन्य किसी सामग्री से हो रहा है, और व्यक्ति विषय ज्ञान अन्य किसी सामग्री से हो रहा है, ऐसा नहीं। नहीं जाति विषय का ज्ञानम अन्य तो देती, अन्यच जाति विषयक ज्ञान, ठीक। जाति विषयक ज्ञानेन एव, जाति विषयक ज्ञान से ही क्या व्यक्ति ही विषय भावात, व्यक्ति विषय बनता है, व्यक्ति में विषयत्व आता है जाति विषय ज्ञान से ही। प्रत्यक्ष दृष्टापि अयम न्याय, ये प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध है कि जब भी जाति का ज्ञान हो रहा है तो व्यक्ति का ज्ञान उसके साथ होता ही है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष दृष्टापि अयम न्याय शब्देपि अनुवर्तते। तथा च जाति भाषक सामग्र्या, जाति की प्रकाशक जो सामग्री है तृतीया, उससे ही सामग्र्या एव व्यक्ति भान संभवे, व्यक्ति का भान यदि हो सकता है तो न अन्य व्यक्ति भाषक सामग्री कल्पनीया, व्यक्ति को प्रकाशन करने वाली सामग्री अन्य है ऐसी कल्पना करने की जरूरत नहीं है। अतः व्यक्तौ शक्ति अभावे भी, व्यक्ति में शक्ति न होने पर भी जाति शक्ति ज्ञान जन्य, जाति में शक्ति है ऐसे ज्ञान से उत्पन्न जो जाति का ज्ञान, तो जाति ज्ञानेन यदा जाते विषय भाव, जब जाति विषय बनती है तदा व्यक्ते अपि, तब व्यक्ति भी विषय बनती है। व्यक्ते अपीति व्यक्तौ शक्ति कल्पना व्यर्था, इसलिए व्यक्ति का ज्ञान कराने के लिए व्यक्ति में शक्ति की कल्पना करने की जरूरत नहीं है। जाति में शक्ति मानने से ही व्यक्ति का ज्ञान संभव है। अतः व्यक्ति में शक्ति नहीं है, केवल शक्ति है वो जाति में ही है, ऐसा कहा, ठीक है। आगे चलिए, यद्वा, ठीक है, कि वहां दूसरी अब कल्पना बता रहे हैं, है कि नहीं। क्योंकि शक्ति मान रहे आप जाति में और बोध मान रहे व्यक्ति का भी, ये तो ठीक नहीं लग रहा है। क्योंकि अन्य उपस्थिति की सामग्री से अन्य उपस्थित नहीं होता है, तो आप कैसे जाति के ज्ञान, जाति में शक्ति मानने से व्यक्ति का भी वो मान रहे हो, ऐसी शंका आक्षेप आ सकता है। अतः उस आक्षेप से बचने के लिए विकल्प दे रहे ग्रंथकार। यद्वा, मिला जी, तो यद्वा के पहले एक वाक्य लिखे अवतरणिका के रूप में, अन्योपस्थिति सामग्र्या
अन्योपस्थिति सामग्र्या अन्योपस्थिति अयोगात अन्योपस्थिति अयोगात इति अतः इति आह यद्वा इति। यद्वा इति, ठीक है जी। चलो भाई, तो क्या अर्थ हुआ? अन्य उपस्थिति की सामग्री है, उससे भिन्न दूसरे की उपस्थिति होना, ये तो कोई ठीक नहीं है। जैसे घट के ज्ञान की सामग्री है और उस सामग्री से पट का भी बोध होगा, ऐसा कोई कहेगा तो ठीक है क्या? नहीं ठीक है। उस प्रकार आपने कह दिया कि शक्ति है किसमें? जाति में, और बोध मान रहे व्यक्ति का भी, ये तो कोई ठीक नहीं है। अतः एक तो व्यक्ति में भी शक्ति मानो, नहीं तो दूसरा कुछ बताओ। तब ग्रंथकार कह रहे हैं ठीक है, व्यक्ति में शक्ति तो हम मानते नहीं है, फिर व्यक्ति का बोध कैसा होगा? तब बता रही युक्ति दूसरी कि लक्षणा से मान लेंगे। तो पद की शक्ति मानेंगे जाति में, और व्यक्ति का बोध मानेंगे लक्षणा से, तो काम बन गया। दोनों की उपस्थिति हो जाएगी, एक की शक्ति वृत्ति से, एक की लक्षणा वृत्ति से। अब दोनों की उपस्थिति हो जाएगी, शाब्द बोध हो जाएगा। ऐसा कहना चाहते हैं। यद्वा गवादि पदानाम व्यक्तौ शक्ति ही स्वरूप। अच्छा देखिए, अब यद्वा गवादि पदानाम व्यक्तौ शक्ति स्वरूप सती न तू ज्ञाता हेतु। लक्षणा से नहीं कह रहे हैं, अलग दूसरी युक्ति दे रहे हैं, ठीक है ना। लक्षणा से भी कहेंगे, वो अगले पृष्ठ पर आ रही हो बात। अथवा व्यक्ति लक्षण अवगम, व्यक्ति का अवगम लक्षणा से मानेंगे, वो आगे आ रहा है कि नहीं। यहां पर दूसरी युक्ति बता रहे हैं व्यक्ति का बोध के लिए। क्या युक्ति बता रहे हैं? तो शक्ति तो है किसमें? जाति में। और क्या करेंगे फिर? व्यक्ति का बोध कैसा मानोगे? तब ग्रंथकार कह रहे हैं एक काम करते, फिर शक्ति दोनों में मान लेते। किसमें? जाति में भी, व्यक्ति में भी, किंतु थोड़ा अंतर है। क्या अंतर? जाति में शक्ति का ज्ञान जाति की उपस्थिति के लिए कारण है, और व्यक्ति में शक्ति है किंतु वो स्वरूपता है, उसका ज्ञान रहे चाहे न रहे उससे कोई मतलब नहीं। उसके ज्ञान की जरूरत नहीं हमको कि व्यक्ति में शक्ति है करके, ये ज्ञान की जरूरत नहीं, स्वरूपता हुआ है, किंतु शाब्दबोध के लिए कारण है। तो जाति में शक्ति का ज्ञान शाब्दबोध के लिए कारण है, व्यक्ति में शक्ति का ज्ञान कारण नहीं है। व्यक्ति में स्वरूपता शक्ति है, वो शाब्दबोध के लिए कारण है, ऐसा मान लेंगे। ऐसा कह रहे यद्वा इत्यादि पंक्ति से। तो देखो भाई, यद्वा गवादि पदानाम व्यक्तौ शक्ति स्वरूप सती न तू ज्ञाता हेतु। लग गया अर्थ? यद्वा गवादि पदानाम, गवादि पदों की पद, गौ इत्यादि पद, उनकी शक्ति व्यक्ति में भी मान लेंगे, कैसे? स्वरूप सती, स्वरूपता मान लेंगे, उसका ज्ञान जरूरत नहीं है, ये कहना। गवादि पदानाम व्यक्तौ शक्ति स्वरूप सती मिला। स्वरूप सती मतलब क्या? स्वरूप सती का अर्थ लिखिए स्वरूपेण विद्यमाना। स्वरूपेण विद्यमाना, ठीक है। न तू ज्ञाता हेतु, तो कैसा? हेतु के साथ दोनों का अन्वय है। गवादि पदानाम व्यक्तौ शक्ति स्वरूप सती हेतु, स्वरूपता वो कारण है शाब्दबोध के लिए। न तू ज्ञाता, उसका ज्ञान की जरूरत नहीं। न तू ज्ञाता हेतु, किंतु जाति में शक्ति का ज्ञान कारण है, ठीक है। शक्ति दोनों जगह, किंतु शाब्दबोध के लिए क्या चाहिए? एक का ज्ञान आवश्यक है, एक का ज्ञान रहने की जरूरत नहीं है, ये कहना, ठीक है। तो चलिए आगे। तो यहां पर स्वरूप सती पद आया ना, उस पर एक वाक्य लिखिए। तथा च व्यक्तौ स्वरूपेण विद्यमाना, तथा च व्यक्तौ स्वरूपेण विद्यमाना एव शक्ति, विद्यमाना एव शक्ति तदुपस्थितौ हेतु।
तद उपस्थितौ हेतु अर्धविराम तेन व्यक्तेः अपि शक्यत्वं तेन व्यक्तेः अपि शक्यत्वं शाब्दबोध्यत्वं च शाब्दबोध्यत्वं च उपपन्नम् इति भावः। उपपन्नम इति भावः। ठीक है, देखो भाई अर्थ इससे क्या लाभ हुआ? व्यक्तौ स्वरूपेण विद्यमाना एवं शक्ति, स्वरूपता विद्यमान शक्ति है, उस तद उपस्थितौ हेतु, व्यक्ति की उपस्थिति के लिए कारण हो है, उसका ज्ञान जरूरत नहीं है, स्वरूपता वो कारण है उपस्थिति में, उपस्थितौ हेतु तेना, उससे क्या हुआ? व्यक्ति है अपि शक्यत्वम, व्यक्ति भी शक्य हुआ और शाब्द बोध के लिए कारण हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। शाब्द बोध्यत्वम च उपपन्नम इति भावः। ठीक, चलिए मूल में यद्वा गवादिपदानां व्यक्तौ शक्ति स्वरूप सति न तु ज्ञाता, उसके ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो कैसे? तो उस पर भी एक छोटा वाक्य लिखते हैं, न तो ज्ञाता। जाति उपस्थिति दशायाम, जाति उपस्थिति दशायाम स्वरूप सत शक्त्या, स्वरूप सत शक्त्या व्यक्ति उपस्थितेः उपपत्तौ, व्यक्ति उपस्थितेः उपपत्तौ व्यक्ति शक्ति ज्ञानम, व्यक्ति शक्ति ज्ञानम तदुपस्थितौ, तदुपस्थितौ न अपेक्षणीयम, न अपेक्षणीयम इति भावः, अपेक्षणीयम इति भावः। ठीक, चलो भाई अर्थ। जाति उपस्थिति दशायाम, जाति की उपस्थिति जिस समय होती है उस समय में स्वरूप सत शक्त्या, व्यक्ति उपस्थिति, व्यक्ति की भी उपस्थिति होती है, क्यों? शक्ति से, किंतु कैसी? स्वरूप सत शक्ति, स्वरूपता विद्यमान शक्ति है व्यक्ति में, उससे उसकी उपस्थिति हो जाती है। जिस समय जाति की उपस्थिति हो रही है उसके ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो जाति उपस्थिति दशायाम स्वरूप सत शक्त्या व्यक्ति उपस्थिति उपपत्तौ व्यक्ति शक्ति ज्ञानम तद उपस्थितौ न अपेक्षणीय, व्यक्ति में शक्ति का ज्ञान उस व्यक्ति की उपस्थिति के लिए कारण मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? व्यक्ति की उपस्थिति हो रही है, क्यों? शक्ति से, किंतु कैसे शक्ति से? स्वरूप सत शक्ति से। और जाति की उपस्थिति हो रही है पद सुनने के बाद, क्यों? जाति में शक्ति का ज्ञान होने से, तो ज्ञान कारण है कि नहीं? शक्ति का ज्ञान कारण है, और इधर स्वरूप सत शक्ति कारण है उपस्थिति में। उपस्थिति दोनों की हो रही है, पद सुनने के बाद जाति और व्यक्ति दोनों की उपस्थिति हो रही है दिमाग में, किंतु जाति की उपस्थिति हो रही है, क्यों? कि उस पद की शक्ति जाति में है, ऐसा ज्ञान जिसको है उसी को उस पद सुनने के बाद जाति की उपस्थिति होगी। तो बोलेंगे व्यक्ति की उपस्थिति कैसी हो रही फिर? तो व्यक्ति में भी उस पद की शक्ति है, किंतु स्वरूपता विद्यमान है, उसके ज्ञान की जरूरत नहीं है, किंतु जाति का उपस्थिति के साथ साथ उस व्यक्ति की भी उपस्थिति हो जाती है, क्यों? वो स्वरूपता शक्ति उसमें भी है और उसके ज्ञान की जरूरत नहीं है। ये कह दिया, लग गया जी। चलिए आगे मूल में, यद्वा गवादिपदानां व्यक्तौ शक्ति स्वरूप सति न तु ज्ञाता हेतु, जातौ तु ज्ञाता, जाति में तो ज्ञान चाहिए शक्ति का, लग गया इतना। आगे, न च व्यक्ति अंशे शक्ति ज्ञानम अपि कारणम, कोई कहेगा पूर्व पक्षी को कि जैसे तुम पदों की शक्ति का ज्ञान जाति में रहता है जिसको, उसी को पद सुनने के बाद जाति की उपस्थिति होती है, उसी प्रकार व्यक्ति में आप शक्ति माने रहे हो ना, तो शक्ति का ज्ञान रहेगा तभी व्यक्ति की उपस्थिति होगी, ऐसा थोड़ा सा और मान लो। ऐसी कोई शंका करेगा सिद्धांतियों को, तो वो सिद्धांति कहते नहीं, गौरव होगा, शक्ति दोनों जगह है, किंतु एक जगह ज्ञान है, उससे दोनों की उपस्थिति हो रही है,
तो मानना लाघव है। दोनों जगह शक्ति का ज्ञान रहेगा तभी व्यक्ति और जाति दोनों की उपस्थिति होगी, ऐसा मानने में गौरव है। तो गौरव करने की जरूरत नहीं, लाघव से काम चल जाएगा, ये कह रहे हो। न च व्यक्ति अंशे शक्ति ज्ञानमपि कारणम न कारणम, व्यक्ति अंशे अपि शक्ति ज्ञानम, व्यक्ति अंशे शक्ति ज्ञानम अपि न कारणम, व्यक्ति अंश में शक्ति का ज्ञान कारण नहीं है। क्यों? गौरवात अर्धविराम, गौरव दोष आएगा। ठीक है, कैसा गौरव आएगा? एक वाक्य गौरव वाक्य ऊपर, उभय शक्ति ज्ञानस्य उभय शक्ति ज्ञानस्य कारणत्व कल्पनायाम गौरवात्, कारणत्व कल्पनायाम गौरवात् इति भावः। कारणत्व के कारण, देखो भाई, उभय में शक्ति का ज्ञान मानेंगे कारण, तो कारणत्व की कल्पना का गौरव होगा। अतः लाघव बल से एक में शक्ति का ज्ञान शाब्द बोध के लिए कारण मानेंगे, ये कह दिया। आगे गौरव है, जाति शक्तिमत्व ज्ञाने सती व्यक्ति शक्तिमत्व ज्ञानम बिना व्यक्ति दी विलंबना भावच्च। और हेतु दे रहे कि जाति में शक्ति का ज्ञान है तो व्यक्ति में शक्ति का ज्ञान न रहने पर भी यदि व्यक्ति की उपस्थिति हो जाती है तो व्यक्ति में भी शक्ति का ज्ञान मानकर गौरव क्यों कर लेना। पंक्ति देखिए, जाति शक्तिमत्व ज्ञाने सती, जाति में शक्तिमत्व शक्ति है ऐसा ज्ञान होने पर व्यक्ति शक्तिमत्व ज्ञानम बिना भी, व्यक्ति में शक्ति का ज्ञान माने बिना भी व्यक्ति की, व्यक्ति धी मतलब व्यक्ति का ज्ञान विलंबाभावात, बिना विलंब से ही व्यक्ति का ज्ञान यदि हो जाता है तो व्यक्ति में शक्ति के ज्ञान मानने की जरूरत क्या। व्यक्ति में शक्ति है किंतु उसका ज्ञान रहेगा तभी बोध होगा, ऐसा मानने की जरूरत नहीं, ये कह रहे हो। लग गया अर्थ जी? हाँ, क्योंकि व्यक्ति में शक्ति का ज्ञान नहीं रहेगा तो भी व्यक्ति की उपस्थिति हो ही रही है। यदि व्यक्ति में शक्ति का ज्ञान रहे बिना व्यक्ति की उपस्थिति होती ही नहीं, तब हम मानते क्या कि व्यक्ति में भी शक्ति का ज्ञान रहना आवश्यक है, जैसा कि जाति में शक्ति का ज्ञान रहना आवश्यक है। किंतु व्यक्ति में शक्ति का ज्ञान न रहने पर भी यदि व्यक्ति की उपस्थिति होती है तो उसमें उसकी उपस्थिति के लिए उसका ज्ञान भी कारण है, वो मानने की जरूरत नहीं, ये कह दिया। हो गया, वही हुआ। जाति शक्तिमत्व ज्ञाने सती व्यक्ति शक्तिमत्व ज्ञानम विना व्यक्ति दी विलंब अभावाच्च। हो गया। एक वाक्य अंतिम में लिखिए, निर्णय क्या हुआ बात समझ में आएगी। लिखिए, अतः अत्र निर्णयः, अतः अत्र निर्णयः तत्तद व्यक्ति विषयक, तत्तद व्यक्ति विषयक स्वरूप सत्शक्ति सहकृत, स्वरूप सत्शक्ति सहकृत जाति शक्ति ज्ञानम एव, जाति शक्ति ज्ञानम एव जाति व्यक्त्योः, जाति व्यक्त्योः उपस्थितौ कारणम, उपस्थितौ कारणम इति निश्चयः। उपस्थितौ कारणम इति निश्चयः। ठीक, देखो भाई क्या निर्णय हुआ। तत्तद व्यक्ति विषयक, उस व्यक्ति विषयक स्वरूप सत्शक्ति, स्वरूपता शक्ति चाहिए, उसके सकृत जाति शक्ति ज्ञान, जाति में शक्ति का ज्ञान, किंतु जाति में शक्ति का ज्ञान कैसा? व्यक्ति में स्वरूपता शक्ति है
उसके सकृत जाति में शक्ति का ज्ञान दोनों की उपस्थिति के लिए कारण है। जाति शक्ति ज्ञान एवं जाति व्यक्ति हो, जाति और व्यक्ति इन दोनों के उपस्थिति में कारण है, ये निर्णय हुआ है कि नहीं। दोनों में शक्ति का ज्ञान कारण नहीं है, एक में शक्ति, दोनों में शक्ति है किंतु एक का ज्ञान कारण है उपस्थिति के लिए और एक में स्वरूपतः शक्ति कारण है उपस्थिति में। ये बात हो गई, हो गया। बस आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।